नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ड्रीम नौकरी अध्ययन में। जो आज हमारा बीएड एंट्रांस का पेपर हुआ है, आज हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि तुलसीदास, जो हिंदी वाला सेक्शन है उसको हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, और इसका तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। तो रेखांकित में कौन सा वाला कारक है, हमें बताएंगे कौन सा कारक है। तो बच्चे, अगर हम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कर्ता ने, है ना, क्या पढ़ा आप लोगों ने कि कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा। तो के द्वारा किसके साथ आता है? तो तुलसीदास के द्वारा, है ना, रामचरितमानस की रचना की गई। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आना चाहिए? करण आना चाहिए, हमारा करण का हमारा आना चाहिए। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से। तो 31 का क्या है हमारा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में कौन सा द्वंद्व समास है। तो बच्चे, नीलकंठ तो है नहीं हमारा, कमल नयन भी नहीं हमारा है ना, दोराहा, ये हमारा कौन सा है? द्विगु समास है। और ये दोनों कौन से हैं हमारे? बहुव्रीहि समास है। और कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि अगले क्वेश्चन में लिखा गया है, दोबारा से हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है जिसमें हमें इसका मिलान करना है ना। तो हम मिलान करेंगे, कैसे मिलान करेंगे कि सुख दुख में कौन सा समास होता है बच्चे? सुख दुख में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों की क्या अपनी एक वैल्यू है, सुख की और दुख की, है ना। तो एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द भी है अगर उस बेस पर अगर आप देखना चाहें। तो प्रतिदिन में कौन सा वाला समास होता है? प्रतिदिन में होता है अव्ययी भाव, क्योंकि इसमें प्रति क्या लगा है? एक उपसर्ग लगा है। नीलकंठ में कौन सा समास होता है? नील है, नीला है कंठ जिसका, यानी कि शिव। तो कौन सा जाएगा? बहुव्रीहि समास। महात्मा में कौन सा समास आएगा फिर? हमारा कर्मधारय समास। ठीक है, महान है जो आत्मा, तो महात्मा। तो हमारा ऑप्शन किसके हिसाब से कौन सा बनेगा? देखो, फर्स्ट का क्या होना चाहिए? बी होनी चाहिए। फर्स्ट का हमारे पास बी होना चाहिए, तो बी ऑप्शन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो यानी कि बी और डी में से कोई एक आंसर होगा। तो सेकंड हमारे पास क्या है? सेकंड का सी, तो यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे भी हमारा सी दिख रहा है हमें, है ना। अब नीलकंठ में यहाँ पे है ए, थर्ड का ए और यहाँ पे डी, तो ये वाला ऑप्शन हमारा कट हो गया और हमारा सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आप इतना समझे होंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य रूपक का प्रयोग किया गया, कि कौन से वाक्य में रूपक का प्रयोग किया गया है। तो हमारे पास क्या लिखा है? वह फूलों की तरह मुस्कुरा रहा था, वह आकाश का सूरज है, उसकी आवाज़ शहद के जैसी मीठी है और उसका चेहरा चांद के जैसा चमकता है। तो बच्चे, रूपक से समझना कि रूपक अलंकार की यहाँ पे बात हो रही है। तो थोड़ा सा इन्होंने रूपक दिया है, तो इससे आपने उलझना नहीं है। तो रूपक यहाँ पे अलंकार की बात हो रही है, तो इसमें सही आंसर हमारा क्या होगा कि इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा बी, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का हमारा सही आंसर हो जाता है कि वह आकाश सा सूरज है। क्यों? क्योंकि हमें क्या, आकाश को सीधा ही सूरज दिखाया गया है यहाँ पे, है ना। एक को दूसरे के ऊपर सीधा ही आरोपित यहाँ पे किया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 34 इसका सही होने वाला है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कि उपमेय और रूपक के बीच प्रमुख अंतर क्या है। इसका बच्चे हमें क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी कि उपमेय में क्या होता है? जैसे या की तरह का प्रयोग होता है, जबकि रूपक में ऐसा प्रयोग नहीं होता। तो आपने ध्यान रखना है ना। तो इसमें क्या है हमारा अगला ऑप्शन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को इस वाक्य में अलंकार का कौन से वाले अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो बच्चे, आपको पता ही होगा कि अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? वर्ण का बार बार उच्चारण होता है, च का बार बार उच्चारण यहाँ पे होता है। तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। तो देख लेते हैं अगले वाला क्या है कि देवनागरी लिपि में मात्राओं का उपयोग किसके साथ किया जाता है। तो देवनागरी लिपि में मात्राओं का उपयोग किसके साथ किया जाता है? बच्चे, इसका आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, किसके साथ? व्यंजनों के साथ। क्यों? क्योंकि बच्चे, स्वर तो खुद ही अपने आप में मात्राएं लेके चलते हैं ना, तो व्यंजनों के साथ हमेशा क्या करते हैं? इसका हम यूज करते हैं। तो ये आपको पता ही होगा। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्वर और व्यंजन के बीच मुख्य अंतर क्या होता है। स्वर और व्यंजन के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? तो बच्चे, व्यंजन स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जबकि स्वर व्यंजनों की मदद की आवश्यकता होती है। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। स्वर केवल शब्द के अंत में आते हैं, तो ये भी ऐसा जरूरी नहीं है। स्वर केवल उच्च वर्ण के वर्ण होते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जबकि व्यंजन स्वर की मदद से की आवश्यकता होती है उन्हें, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होने वाला है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बोले कि क का उच्चारण स्थान कहाँ पे है। बच्चे, क का उच्चारण स्थान कहाँ पे? हमारा ऑप्शन नंबर सी, कंठ में है।
अगला क्वेश्चन में क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण हिंदी वर्णमाला के स्वरों में शामिल है, कि कौन सा वाला वर्ण है बच्चे। ठ तो क्या है, स्वर नहीं है, झ भी स्वर नहीं है, तो ये भी स्वर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हमारा है। तो इसके अलावा हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि हिंदी में आ और ओ को क्या कहते हैं। आ और ओ को हम क्या कहेंगे बच्चे, इसका आंसर हमारा क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या कह रहा है हमें कि दीर्घ स्वर है एक तरह से, है ना। तो इसके अलावा हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि जिस स्वर को बोलने में कम समय लगे उन्हें क्या कहा जाता है बच्चे। उन स्वरों को क्या बोला जाता है, ह्रस्व स्वर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ह्रस्व स्वर। तो इसके बाद हमारे क्या है, अनुपम शब्द में, अगला क्वेश्चन है कि अनुपम शब्द में स्वर और व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो बच्चे अ क्या है, स्वर है ना, और छोटी की मात्रा क्या है, हमारा ये भी स्वर है। तो उसके बाद क्या है, न, प और म, ये हमारे पास क्या है, व्यंजन। तो हमारे पास व्यंजन कितने हुए, 3, और स्वर कितने हुए, 2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होने वाला है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, पवन शब्द में कौन सी संधि होती है। तो बच्चे पवन कैसे बनता है, पो जमा अन, है ना, पो जमा अन क्या बना, पवन हमारा। तो इसमें कौन से अयादी संधि हमारे पास इसमें होती है, तो इसको आपने याद रखना है। तो इसके अगले वाला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण हिंदी वर्णमाला के स्वरों में शामिल है। अच्छा बच्चे, ये हमने शायद पहले कर दिया, इसको रिपीट हो गया वाला क्वेश्चन ना। तो हमारे पास इसका आंसर क्या था, री था इसका आंसर। तो हम आगे चल देते हैं इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी ठीक है। तो बच्चे इसमें से कौन सी वर्तनी ठीक है, रचयिता, बी ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। तो इसके अलावा हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो एक क्वेश्चन में ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि इसमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, इसको आपने खुद बताना है ना। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, कमेंट बॉक्स में आपने मुझे बताना है। तो इसके अलावा देखते हैं नीचे हमारे पास क्या है, कुछ एक पैराग्राफ दे रखा है, इसको पूरे पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद इसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने थोड़ा सा इसमें पढ़ा था, पूरा तो मैंने अभी इसको पढ़ा नहीं था। तो मैं देख लेता हूँ कि इसका जो मैंने देखा था कि जो गीत, कविता और बच्चों के जीवन में रस बस जाए, यह माता पिता की पसंद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि माता पिता के द्वारा लक्ष्य जो है वो क्या प्राप्त नहीं हो पाएंगे। अगर क्या होगा, वो ऐसा मतलब गीत संगीत में ही लगा रहेगा, तो माता पिता को ऐसा लगता है ना। ऐसा है या नहीं है वो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, लेकिन क्या माता पिता को तो ऐसा ही लगता है। शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है। तो बच्चे किस दृष्टि से देखते हैं, सहयोग के रूप में देखते हैं एक तरह से, है ना, एक सहयोग के रूप। अगला क्वेश्चन बच्चे में क्या बोल रहे हैं कि सांस्कृतिक में कौन सा प्रत्यय है। तो सांस्कृतिक में बच्चे संस्कृति जमा इक से बना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इक प्रत्यय हमारा है। तो 49 का कौन सा आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर है। गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यह संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, ये भाषा सांस्कृतिक को पोषित करते हैं और समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे है वो इसका गलत होने वाला है। आपको पता चला होगा कि हिंदी के जितने भी क्वेश्चन हैं, तो आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। मैंने हिंदी बहुत टाइम से मैं पढ़ रहा हूँ और बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ। तो जितने भी मैंने ऑप्शन बताए हैं सारे के सारे सही हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक करें, और जो भी इस वीडियो को लाइक करें, और जो हमारा चैनल है ड्रीम नौकरी अध्ययन, इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या हो, अभी मैं इंग्लिश और जो हमारा जीके है और जो क्वेश्चन है उनको भी लेकर आने वाला हूँ, जिससे वो भी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए और आप आंसर की अपनी मैच कर लें। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं थोड़ी ही देर में एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम और भी जो बीएड एंट्रेंस के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने वाले हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।